जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों से कर लेते हैं। सबसे पहले एशियाई बाजार आपकी टीवी स्क्रीन पर एसडीएक्स निफ्टी लाल निशान के साथ फिलहाल ट्रेड करते हुए 13,413 के लेवल्स पर यहां पर कामकाज। वहीं हांगकांग के बाजार में भी करीब 77 अंकों की बिकवाली यहां पर देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स करीब 100 अंकों की गिरावट झेलते हुए। तो क्लियरली एशियाई बाजार की शुरुआत में हम देख रहे हैं एसडीएक्स निफ्टी की तरफ से सपाट ट्रेड है। जापान के बाजार निक्कई में भी करीब 50 अंकों की नरमी के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। बीती रात 4 दिनों की तेजी के बाद डाउ में करीब 150 अंकों की गिरावट देखने को मिली, लेकिन नैस्डैक ने यहां पर अच्छे लेवल्स पर कामकाज किया, नया रिकॉर्ड बनाते हुए 55 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर क्लोजिंग दिखी। लेकिन ये तो है विदेशी बाजार के लेवल्स, लेकिन कैसे लग रहे हैं विदेशी बाजार के संकेत, इसे विस्तार से समझ लेते हैं दीपांशु भंडारी से। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ होंगे, उनसे आज के लिए पहली रणनीति भी समझेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं आज के लिए और कोई अहम इवेंट्स जिस पर हमें फोकस करना है। गुड मॉर्निंग मानसी। और सुस्ती दिख रही है लगातार दूसरे दिन, आप कह सकते हैं थोड़ी सुस्ती, थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल बाजारों का सवाल है। कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं हुआ कल शाम को, पर आज का दिन काफी अहम रह सकता है, क्योंकि एक तो जो यूएस चुनाव को जितने भी विवाद चल रहे हैं पिछले 1 महीने के, आज वो विवाद खत्म करने की डेडलाइन है। आज स्टेट्स को अपने इलेक्टोरल प्रोसेस को फाइनलाइज करना होगा, क्योंकि आने वाले मंडे को 14 तारीख को इलेक्टोरल कॉलेज वोट करेगा। तो आज सारे विवाद खत्म होने की डेडलाइन। अब देखते हैं कि ट्रंप साहब का जो कैंपेन है ये इस डेडलाइन को फॉलो करता है कि नहीं। इसके अलावा यूएस एफडीए दे सकता है फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी, और ये मंजूरी आज या कल ही आ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और जैसी मंजूरी मिल जाएगी वैसे ही वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। यूके में आज से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा, लोगों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो वहां पर रखिए नजर। ब्रेक्जिट डील के लिए अहम हफ्ता है, चर्चा ऑलरेडी चल रही है और ब्रसल्स में ये चर्चा चल रही है, जिसमें बोरिस जॉनसन भी अब शामिल हो सकते हैं। देखना पड़ेगा कि कब जाएंगे वो ब्रसल्स। अगर आप कल शाम देखें तो अमेरिकी बाजार में बहुत ही एक सीमित दायरे में ही कारोबार हुआ। जब हम दोपहर में भारतीय बाजार की क्लोजिंग देख रहे थे तब भी डाउ फ्यूचर्स 150 अंक नीचे ही थे और डाउ 150 अंक ही नीचे बंद हुए। एक सीमित दायरे में कारोबार हुआ, पर हाँ, नैस्डैक में हमने खरीदारी देखी और आधे % का उछाल था, नया रिकॉर्ड वहां पर आते हुए लगा। स्टिमुलस प्लान पर चर्चा चल रही है, तो वहां पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। इस समय साल के अंत से पहले नए स्टिमुलस की उम्मीद अब जाग रही है। वहीं कोरोना मामलों में जो उछाल आ रहा है और हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो यूएस में बढ़ रहा है, वो एक चिंता का विषय है। न्यूयॉर्क से अब खबरें आ रही हैं कि अगले हफ्ते कुछ और नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तो ये आने वाले समय में एक चिंता का विषय बन सकता है। इसके अलावा यूरोप में मिला जुला कारोबार रहा। अगर आप देखें दायरे में ही कच्चा तेल रहा, हल्की सी गिरावट आई, ब्रेंट $49 के नीचे फिसला है। वहीं अगर आप देखें तो डॉलर पर दबाव कायम है और सोने में एक बार फिर से खरीदारी आई, कल 1% का उछाल रहा। बिल्कुल, तो देखिए विदेशी बाजार से कई सारे संकेत जिस पर खास नजर रखनी है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े तो हैं ही जिस पर फोकस है, लेकिन साथ ही स्टिमुलस से जुड़े भी खबरें हैं। और अगर विदेशी बाजार की बात करें, एशियाई बाजार पर्टिकुलरली शुरुआती सेशन में यहाँ पर नरमी दिखाते हुए कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, एक बार देख लीजिए। कैश मार्केट में एफआईएस ने करीब 3,792 करोड़ की खरीदारी की है। कैश मार्केट में ही डीआईएस की तरफ से 2,767 करोड़ की बिकवाली आई है और वायदा बाजार में एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं 2,686 करोड़ की। तो महज कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी, लेकिन वायदा बाजार में एफआईएस की बिकवाली है और डीआईएस भी कैश मार्केट में बिकवाली ही कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। वैसे विदेशी बाजार की शुरुआत जिस तरह से होती हुई दिख रही है और साथ ही अमेरिकी बाजार में कल सिर्फ नैस्डैक ने कमान संभाली, कैसे समझेंगे इन संकेतों को और आज के लिए फिर पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत उम्मीद के मुताबिक है। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त लगभग 125 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स थे, उतने ही अमेरिकी बाजार 150 पॉइंट के आसपास नीचे बंद हुए हैं। थोड़ा बहुत डाउ फ्यूचर्स नीचे है, तो हल्की सी सुस्ती, हल्की सी कमजोरी के संकेत आप मानकर चल सकते हैं, लेकिन कोई खास बुरे नहीं है। 4 दिनों की तेजी के बाद अगर थोड़ा बहुत डाउ में प्रॉफिट बुकिंग आती तो अच्छा ही है। और उसमें भी आप देखें ना, नैस्डैक तो आधा % मजबूती के साथ ही बंद हुआ है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ग्लोबल संकेत को आप न्यूट्रल से मान के चल सकते हैं। दूसरी तरफ एफआईएस की तरफ से दमदार खरीदारी कल फिर से होती हुई दिखी है। लगभग 3700-3800 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईएस ने की है। थोड़ा सा इंडेक्स बेचा है। तो अब इन संकेतों के बीच में जो ग्लोबल मार्केट के संकेत थोड़े से ठंडे हैं और एफआईएस की तरफ से हल्की सी इंडेक्स में बिकवाली है, कैश में खरीदारी, तो होगा ये कि रेंज बाउंड ट्रेड मिलेगा आपको।
नीचे की तरफ आने पर बाजार में आपको खरीदारी होती हुई दिखेगी और ऊपर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। तो 2-3 दिनों से जो आप एक तरफा तेजी देख रहे हैं, या यूं कह सकते हैं 5 दिनों से लगातार जो हाइज बन रहे हैं, वो थोड़ा सा ठंडा होता हुआ दिख सकता है। एक रेंज बाउंड ट्रेड बाजार में दिख सकता है, और वो रेंज हो सकती है नीचे की तरफ। जो मजबूत सपोर्ट रेंज है वो 13,250 13,275 है आज के लिए। ये लेवल आसानी से नहीं टूटने वाला है, और ऊपरी स्तरों पर अगर 13,425 13,500 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 29,750 29,950 ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, और ऊपरी स्तरों पर 30,625 30,825 इस रेंज पर आपको फोकस रखना चाहिए। तो ओवरऑल रेंज बाउंड ट्रेड की आप उम्मीद कर सकते हैं इंडेक्स में, लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक्स में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में दमदार एक्शन रहेगा, और ज्यादा मौके ट्रेडिंग के ट्रेडर्स के लिए वहीं पर होंगे। अगर गैप से नीचे खुले और रेंज के आसपास आए तो वहां खरीदारी करनी चाहिए। फ्लैट खुले और पहले ऊपर बढ़े तो फिर ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये ट्रेडिंग रेंज पहली स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। और हम कल से ही आपको बता रहे हैं कि मिड कैप, स्मॉल कैप और कैश स्टॉक्स पर खास तौर से आप इस हफ्ते के लिए ध्यान रखिए, क्योंकि फ्लेवर वहां पर इस हफ्ते देखने को मिलेगा। रेंज बाउंड ट्रेड जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन ट्रेडिंग रेंज की आज बात करें 13,250 से 13,275 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। निफ्टी के लिए 13,425 से 13,500 ऊपरी रेंज। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 29,750 से 29,950 के दायरे को आप मानकर चलें सपोर्ट जोन्स के तौर पर, और 30,625 से 30,825 इसे आप मानकर चले बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज। लेकिन चलिए अब दो एक्सक्लूसिव खबर का रुख करते हैं। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज से जुड़ी एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर है, लेकर जुड़ रही है हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति, गुड मॉर्निंग। बताएं हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर क्या है? बिल्कुल ये कंपनी फोकस में है और एक्सक्लूसिव खबर इस पर मैं आज लेकर आई हूँ। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज में सरकार के बड़े प्लान्स हैं, उसकी जो लैंड बैंक है उसको लेकर स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं दो अहम बातें जो यहाँ पर नोट करने की है। 13,000 करोड़ रुपए की वैल्यू की लैंड बैंक फिलहाल कंपनी के पास है, और इसका आप अंदाजा इसलिए लगा सकते हैं कि कंपनी ने हाल ही में 650 करोड़ रुपए की स्टैम्प ड्यूटी पे की है। तो 13,000 करोड़ की जो लैंड बैंक है उसका अब सरकार प्लान कर रही है किस तरह से इसकी वैल्यू अनलॉक की जाए। 740 एकड़ लैंड है 4 महानगरों में इस कंपनी के पास, तो बहुत जबरदस्त वैल्यूएशन की बात हो रही है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो हाल ही में हुई है वो ये कि गवर्नमेंट की इस कंपनी में स्टेक 51.12% अब हो गई है। तो ये मेजॉरिटी स्टेक होल्डर गवर्नमेंट इसमें बन चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट इसकी कमान संभाल रही है, और इन्होंने अभी हाल ही में ये भी कहा है कि कंपनी को अलाउ किया है कमर्शियल बिल्डिंग जो है उनकी यूजेज, इंडस्ट्रियल शेड, ऑफिसेज, हाउस बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स, होटल्स ओनरशिप बेसिस पे और लाइसेंस पे लेट आउट करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ बड़े परमिशन आते हुए नजर आ रही है सरकार की तरफ से इस कंपनी को जो लैंड बैंक है उसको यूज करने के लिए और तमाम चीजों में इस्तेमाल करने के लिए, जिससे कंपनी की ग्रोथ, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। तो हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज एक इम्पॉर्टेंट कंपनी जहां बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सरकार का फोकस है उसके बड़े लैंड बैंक को यूटिलाइज करना, और वो इस कार्य पर काफी तेजी से काम कर रही है। बिल्कुल, तो कंपनी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए और सरकार की तरफ से कई सारी परमिशन आ रही है, लेकिन साथ ही स्वाति जुबिलियंट लाइफ को लेकर भी एक बड़ी खबर है। ये खबर भी आप हमें बताएं, कहाँ फोकस रखना है? देखिए, जुबिलेंट लाइफ एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है जिस पर आज हमारा फोकस होगा, और वो 3 बड़े कारण हैं। मैं आपको एक-एक करके तीनों कारण बताती हूँ। पहला कारण अगर देखें तो डीमर्जर है उसका फार्मा आर्म जो कि लाइफ साइंसेज़ बिज़नेस से, और इसकी जो एक टाइमलाइन है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। जनवरी 2021 तक ये कंप्लीट होने की बात हो रही है, क्योंकि एनसीएलटी से जो स्कीम ऑफ अमाल्गमेशन की अप्रूवल आनी है, वो जल्द ही आने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है कंपनी के लिए जिसकी इंतजार था, और वैल्यू अनलॉकिंग कह सकते हैं इस तरह से कंपनी जो करना चाह रही है। फार्मा बिजनेस और लाइफ साइंसेज बिजनेस को डीमर्ज कर करने की बात जनवरी 2021 तक हो जाएगी। इसके अलावा पिरिडीन और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स केमिकल्स उनका बिजनेस अच्छा कर रहे हैं। अगर हम देखें कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस देखें तो वहाँ पर स्टेराइल इंजेक्टेबल्स स्पेशली हॉलिस्टर का बहुत अच्छा एक्शन दिख रहा है इस वक्त, और वहाँ अच्छे एबिटा लेवल्स हैं। डेट भी कंपनी का पिछले
कुछ 2-3 साल में काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है। रेडियो फार्मा बिज़नेस जो कि थोड़ा-सा सबड्यूड था, वहाँ अब रिकवरी दिख रही है। ओवरऑल डिमांड उनकी मार्केट्स चाहे जापान लो, ऑस्ट्रेलिया लो, इमर्जिंग मार्केट्स लो, वहाँ अच्छी दिख रही है। तो पहला ट्रिगर तो ये हो गया उनकी डीमर्जर बिज़नेस का। दूसरा बड़ा ट्रिगर, और ये आप बात ध्यान रखिएगा, ये सूत्र हमें बता रहे हैं टॉप सोर्सेज़ की एक बड़ी ग्लोबल एफएमसीजी कंपनी के साथ कंपनी एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है, और विटामिन न्यूट्रिएंट ये एक स्पेशलिटी केमिकल है, इस पर वो सप्लाई करेगी। खास बात क्या है कि चाइना से ये बिजनेस इस कंपनी को ये मिलने जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है जुबिलेंट लाइफ के लिए कि कंप्लीटली अब जो बिजनेस चाइना को ये एफएमसीजी कंपनी देती थी, अब ये जुबिलेंट के गजरौला प्लांट से सप्लाई होगा। तो ये एक फाइनल टॉक्स में और एडवांस स्टेजेस में टॉक्स है, जिसका अनाउंसमेंट जल्द ही आ सकता है। ये दूसरी बड़ी बात है जो सूत्र हमें बता रहे हैं, और तीसरी बड़ी बात ये है कि कोविड से लेकर भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं। वैक्सीन लाइसेंस को लेकर ये एक फार्मा मेजर के साथ ये कंपनी बातचीत कर रही है, वहाँ डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। 500 करोड़ रुपीस तक की रेवेन्यू अपसाइड आप देख सकते हैं अगले 12 से 15 महीनों में। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। जुबिलेंट लाइफ ये फोकस में रहेगा स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ ट्रिगर्स जबरदस्त हैं और कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी जो मैंने आपको बताई वो डेवलप हो रही है। बिल्कुल स्वाति, शुक्रिया ये एक्सक्लूसिव खबरें दोनों ही हमें बताने के लिए। इस खबर के चलते हैं स्विफ्ट प्रॉपर्टीज और जुबिलियंट लाइफ पर आपको आज फोकस रखना है, लेकिन चलिए क्विकली जान लेते हैं खबरों के दम पर आज कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांशु बताएं। सबसे पहले तो मॉरिटेरियम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुबह 10-10:30 बजे ये सुनवाई शुरू होगी। साथ ही 12 बजे टाटा वर्सेस मिस्त्री मामले में सुनवाई होगी और शायद फाइनल जजमेंट भी इसमें आज आ सकता है। एम्फी नवंबर महीने के म्यूचुअल फंड डेटा रिलीज करेगा। 12 बजे दोपहर को ये डेटा आएगा, वहां पर नजर रखिए। इंडिया बुल्स इंटीग्रेटेड सर्विसेज का आज से नया नाम होगा यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड। साथ ही नजर रखिए इंश्योरेंस स्पेस पर IRDAI के जो चेयरमैन हैं आज वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के CEOs के साथ मीटिंग करेंगे और पॉली मेडिकोर यहां पर आज बोर्ड बैठक है। क्या पर्पस है ये अभी नहीं मालूम। कैनरा बैंक कल शाम QIP इन्होंने लॉन्च किया है। 103 रुपए 50 पैसे पर ये QIP लॉन्च किया है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 12% का बड़ा डिस्काउंट है। यहाँ पर QIP के जरिए 2000 करोड़ जुटाने की योजना है। टाइटन फैवरे ल्यूबा के में जो उनका काम है वो रोकेगी कंपनी। ऑपरेशंस में कटौती की तैयारी में है। घड़ी का ब्रांड है फैवरे ल्यूया, और यहाँ पर अगर आप देखें तो अब तक 275 करोड़ का निवेश कंपनी में कर चुकी है टाइटन। येस बैंक खबर आ रही है कि ये अब एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने की योजना में है। ओकट्री वाडे और SC लावरी जैसे ग्लोबल निवेशकों के साथ बातचीत चल रही है। 40,000 करोड़ के बैड लोन्स या NPS के साथ ARC की ये शुरुआत कर सकते हैं। तो येस बैंक के लिए एक डेवलपमेंट आ रहा है। जेट एयरवेज बयान आया है, कंपनी के नए ओनर्स जलान कंसोर्टियम और कैलरॉक कैपिटल ये तैयारी कर रहे हैं कि अगले साल मिड 2021 तक एयरलाइन के ऑपरेशंस फिर से शुरू हो जाना चाहिए। ये इनका दावा है और ये कह रहे हैं कि कोशिश रहेगी कि सारे जो इनके पहले के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स हैं वहां पर कामकाज चले। साथ ही एक डेडिकेटेड फ्रेट और कार्गो सर्विस भी शुरू करेंगे। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के अलावा टियर 2 और टियर 3 एरियाज पर भी ये फोकस करेंगे। NBCCs नवंबर महीने में 325 करोड़ के ऑर्डर्स मिले। हमने देखा था अक्टूबर के महीने में 1165 करोड़ के ऑर्डर्स मिले थे, तो नवंबर में थोड़े कम मिले हैं, बट डेफिनेटली अच्छे ऑर्डर्स इन्हें भी मिले हैं। गोवा कार्बन नवंबर में उत्पादन में 60% की बढ़त देखी है ऑन अ मंथ बेसिस, वहां पर नजर रखिए। IFCI यहां से क्लैरिफिकेशन आया कंपनी की तरफ से, जो खबरें चल रही हैं कि सरकार की 61% हिस्सेदारी बेचने की योजना है, कंपनी ने इस खबर का खंडन किया है। पीरामल एंटरप्राइजेज एसेट बिकवाली की योजना बना रहे हैं। इनका जो कुर्ला में अगस्त्या कॉर्पोरेट पार्क है उसमें छोटा हिस्सा बेच सकते हैं ये। कनाडा के रियल इन्वेस्टमेंट कंपनी बेंटॉल ग्रीन ओक के साथ करार किया है। 1000 करोड़ रुपए में हिस्सा बेचने की योजना है। ADF फूड्स, यहां पर हम लगातार प्रमोटर सेलिंग हाईलाइट कर रहे हैं। अब खबर आई है कि 7 सितंबर से 7 दिसंबर के बीच 2 प्रमोटर्स भावेश ठक्कर और प्रियंका ठक्कर ने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची है, जो कि लगभग 3.25% आती है। बल्क डील्स में देखें तो टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, यहां पर एबिकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड ने लगभग 6.25 लाख शेयर्स खरीदे हैं 311 पर शेयर के भाव पर। वहीं DSP इमर्जिंग स्टार फंड ने लगभग 7 लाख शेयर्स बेचे हैं। और ट्रेंट एरिसेग इंडिया फंड ने 27 नवंबर को कंपनी में लगभग 73 लाख शेयर्स बेचे हैं, जो कि 2% हिस्सेदारी है। कुल हिस्सेदारी 7.5% से घटकर अब 5.5% हो गई है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब जान लीजिए। 2 कॉल्स हैं, दोनों खरीदारी की हैं। चॉइस ब्रोकिंग की राय यहाँ पर निप्पॉन एसेट लाइफ मैनेजमेंट पर आती हुई खरीदारी
करने की राय ये दे रहे हैं। 325 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 295 295 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज ल्यूपिन पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। 990 के टारगेट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। 950 का स्टॉप लॉस लगाकर आज के सत्र के लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी का मन यहां पर बनाया जा सकता है। तो निप्पॉन एसेट लाइफ मैनेजमेंट और ल्यूपिन दोनों पर खरीदारी की राय ट्रेडिंग कॉल्स के तौर पर। हमारे साथ किरण जादव.com के सीईओ आशीष केलकर अब जुड़ गए हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आपका नजरिया, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आज के लिए कहां पर आप रेकमेंडेशन दे रहे हैं ये भी बताएं। गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर निफ्टी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं मानता हूँ थोड़ा फ्लैट ओपनिंग के साथ खोलने की संभावना है इंडाइसेस में, लेकिन ओवरऑल मेरा सेंटिमेंट जो रहेगा वो बुलिश ही रहेगा। निफ्टी में मैंने एक रेंज तय किया है और नीचे की तरफ है 13,280 और ऊपर की तरफ है 13,350। जब तक निफ्टी 13,280 के ऊपर है, बुलिशनेस जारी रहने की संभावना है। हो सकता है कि आज हम वापस एक बार 13,350 13,400 को टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। उसके ऊपर निकलता है तो और तेजी से ऊपर इंडेक्स भाग सकता है। उसी तरह से बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ 30,000 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और ऊपर की तरफ 30,350। तो ये दोनों लेवल की तरफ ध्यान देना चाहिए। दोनों में से कोई एक लेवल अगर टूटता है तो उस दिशा में मैं पोजीशन बनाने की सोचूंगा। बिल्कुल, तो ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई, और साथ ही अब स्टॉक स्पेसिफिक आपने कहां पर रिकमेंडेशन दी है आशीष? देखिए, भारतीय एयरटेल ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट कल के ट्रेडिंग सत्र में मिलता हुआ हमने देखा है, तो उसमें आज बुलिशनेस जारी रहने की संभावना है। इसलिए भारतीय एयरटेल में खरीदारी में करने की मेरी सलाह है। 511 510 के करीब ये स्टॉक मिलता है तो तुरंत बाय कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 499 का। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 520 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 527 का, और मैंने एक ही स्टॉक चुना है। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी बाजार के अपडेट के लिए अजय केडिया जी से हमने बातचीत की, उनकी कॉल्स क्विकली आपके सामने रख देते हैं। गोल्ड पर वो खरीदारी की राय दे रहे हैं। 50,000 फर्स्ट टारगेट, 50,250 सेकंड टारगेट, 49,450 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। सिल्वर पर भी बाइंग की कॉल है। 65,600 पहला टारगेट, 66,200 दूसरा टारगेट, 64,600 का स्टॉप लॉस यहां पर आप लगा सकते हैं। कच्चे तेल की जार को देखते हुए यहां पर भी खरीदारी का मन यहां से और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। 3,460 पहले लक्ष्य को ध्यान में रखें, उसके बाद 3,500 तक भी ये जाता हुआ दिख सकता है। घरेलू बाजार में 3,320 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करनी है। लेकिन इन तीनों कॉल्स के विपरीत एल्यूमिनियम में बिकवाली की रणनीति आती हुई दिखी। 164.50 पहला लक्ष्य ध्यान में रखें, दूसरा 163 तक के लुढ़क सकता है। 168 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा, यहां पर बिकवाली करनी है। तो क्लियरली गोल्ड, सिल्वर, क्रूड में खरीदारी और एल्यूमिनियम में बिकवाली की राय फिलहाल अजय जी की तरफ से आती हुई। लेकिन चलिए अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ओके, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। आज HDFC बैंक पे नजर रखिए। जेफरीज की यहाँ पे आज पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। बैंक के फंडामेंटल्स बेहद मजबूत बता रहे हैं। उसके साथ उन्होंने यहाँ पे लक्ष्य में बढ़ोतरी की है। खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 1450 से लक्ष्य बढ़ा के अब उन्होंने 1620 के कर दिए हैं। और दो सीमेंट स्टॉक्स आज ब्रोकर्स के रडार पे हैं, ACC और अंबुजा। इस पे आज CLSA की रिपोर्ट आई है जो कि आपको नजर में रखनी चाहिए, क्योंकि CLSA का बोलना है कि इनकी पेरेंट कंपनी के साथ जो इनका एग्रीमेंट है, टेक्नोलॉजी और नो हाउ का जो एग्रीमेंट है, वो दिसंबर में एक्सपायर हो रहा है। अब देखना होगा कि किस तरीके की फीस जो है सेट करता है इनकी पेरेंट कंपनी। फिलहाल ये अभी 1% है इनकी कुल आय की, पर अगर ये फीस में बढ़त होती है तो ACC और अंबुजा दोनों के ही मुनाफे और EBITDA पे असर पड़ता हुआ नजर आएगा। और जब तक इस चीज पे कोई क्लैरिटी नहीं आ जाती है, दोनों ही स्टॉक्स पे एक ओवरहैंग की तरह काम करेगा। फिलहाल के लिए उन्होंने जो अपने लक्ष्य है और जो अपनी रेटिंग है वो बरकरार रखी है। ACC पे खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 1920 के टारगेट्स दिए हैं और अंबुजा पे आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 285 के अपने लक्ष्य बरकरार रखे हैं। बिल्कुल सृष्टि, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।